प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय के कक्षा 10 के इस वीडियो में, जिसमें कि प्रकाश का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, इसमें हम जानेंगे संयुग्मी फोकस के बारे में। मैं अभिषेक पांडे आपके सामने बताऊंगा कि संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम जानते हैं, और जानेंगे कि गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या है, इसको भी हम जानेंगे। न्यूमेरिकल्स को करते समय हमें इस चिन्ह परिपाटी का ध्यान होना चाहिए, तभी हम अच्छे से इस पाठ के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न हल कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको ये सारी बातें अच्छे से स्पष्ट होंगी और इस पाठ के आप आंकिक प्रश्न भी हल कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बेटा, संयुग्मी फोकस क्या होता है। फोकस शब्द को आप जानते होंगे। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। आइए हम इसमें फिर से जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण यहाँ बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है और इसमें ये मुख्य अक्ष है बेटा, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और इसके समानांतर ये चलने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण जो आ रही है, और ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही है, किस बिंदु से, यानी फोकस, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, यह बिंदु क्या कहलाता है? इसका फोकस कहलाता है। ये परिभाषा आपने जानी है, फोकस किसे कहते हैं। परंतु यहाँ शब्द प्रयोग किया गया बेटा संयुग्मी। संयुग्मी का अर्थ क्या है? संयुग्म, युग्म मीन्स जोड़ा, यानी दो बिंदु होने चाहिए, जो दो बिंदु होने चाहिए। अब दो बिंदु कैसे, ये परिभाषा भी स्पष्ट कर रही है। इसको ध्यान से देखें कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, यानी कम से कम दो बिंदु हैं, वो दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। लेकिन वो दोनों बिंदुओं को हम कैसे जानें, कौन से बिंदु होते हैं, उसके बारे में भी आगे बताया कि जिनमें, पहले पढ़ लें, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, वह दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। ऐसे दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ? यानी अगर एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता हो और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने, तो वे दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। आइए इस चित्र में देखते हैं कि कौन से हमारे संयुग्मी फोकस हैं और क्यों हैं। यहाँ देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि दर्पण का मुख्य अक्ष देखें। दर्पण का मुख्य अक्ष हमारा ये रेखा है, मिल गई हमको दर्पण का मुख्य अक्ष। इस पर क्या कह रहा है? दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए वस्तु कहाँ रखी है, देखिए ये वस्तु रखी है, ये वस्तु क्या रखी है? ए बी। कौन से बिंदु पर रखी है? बी बिंदु पर रखी है। ये बी बिंदु मुख्य अक्ष पर है, जिस पर की वस्तु रखी है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अगर आप गौर से देखें तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए एक रेखा गई है, ये आपतित किरण आई जो परावर्तित होकर के फोकस से होकर जा रही है, पहला। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर ये फिर से लौट जाती है और ये इस बिंदु पर यहाँ पर काट रही है। तो ये जो कटान बिंदु है, इस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? देखो आप गौर से, ये प्रतिबिंब बन गया हमारा। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब के दोनों बिंदुओं को हमने नाम दिया है बी डैश ए डैश, यानी मुख्य अक्ष पर किस बिंदु पर बनना है? बी डैश पर। तो वस्तु कहाँ रखी थी? बी पर। अतः बी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? बी डैश पर। एक बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ दूसरी बात, क्योंकि अभी ये संयुग्मी फोकस कैसे होंगे, आगे की बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि अब यदि वस्तु को हम कहाँ रखें? बी डैश पे। वस्तु रखी है बी डैश पे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? बी पर। तब इन दोनों कंडीशंस में ये दोनों बिंदु बी और बी डैश एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। अर्थात स्पष्ट हुआ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वे दोनों बिंदु जिनमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु रखी जाए और उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, और इसी प्रकार यदि दूसरे बिंदु पर वस्तु रखी जाए और उसका वास्तविक प्रतिबिंब पहले वाले बिंदु पर बने, तो वे दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। ये हमारा हुआ संयुग्मी फोकस। अब ये संयुग्मी फोकस को हम उत्तल दर्पण में जानने की कोशिश करते हैं। क्या उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस होता है कि नहीं? देखिए हमने यहाँ स्पष्ट किया है बेटा कि उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है, लेकिन ये अवश्य जाने कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने, मैंने स्पष्ट किया है, कोई भी वस्तु रखी जाए तो वस्तु का
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। गौर से देखिए, ये उत्तल दर्पण है आपका, इस उत्तल दर्पण में अंदर ये पॉलिश हो रही है तो ये उत्तल हो गया, और इस पर सामने ये वस्तु रखी हुई है। तो जब वस्तु रखी हुई है तो पहली किरण गई सीधी, और आपतित किरण है ये बेटा, ये फोकस की सीध में परावर्तित हो गई पीछे को, इसलिए इसको पीछे मिलाया तो यहाँ आ गई। दूसरी जो नियम लगा वो क्या है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, तो वक्रता केंद्र की ओर अंदर तो जाएगी नहीं किरण। गौर से देखिए, ये किरण अंदर तो जाएगी नहीं, यहाँ तक गई और यहीं से अपने ही मार्ग पर ये पीछे लौट गई। तो ये किरणें आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, न तो ये आगे, ये वाली आगे मिलेगी और न ही ये मिलेगी। ये कहाँ मिलेंगी? पीछे की तरफ। जब इसको पीछे मिलाया और इसको पीछे बढ़ाया तब ये किरण इस बिंदु पर मिल गई, और जब इस बिंदु पर मिल गई तो इस बिंदु पर क्या बना रहे हैं? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ए डैश बी डैश। यानी वस्तु क्या थी हमारी? देखो, वस्तु है ए बी, जिसका प्रतिबिंब क्या बन गया? ये ए डैश बी डैश। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? फोकस और इस ध्रुव के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर ये संयुग्मी फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, वस्तु आपने बी पर रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बना, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना? बी डैश पर। लेकिन यदि हम वस्तु को बी डैश पर रखें, अब सोचना, अगर वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो इधर तो दर्पण में पॉलिश हो रही है बेटा, जब पॉलिश हो रही है तो इधर से इधर प्रतिबिंब बनेगा? कभी नहीं बनेगा, अर्थात कभी परावर्तन होगा ही नहीं। तो हमेशा वस्तु कहाँ रखते हैं? वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के इधर वाले सिरे पर, इधर वस्तु रखी जाएगी, यहाँ कहीं वस्तु रखी जाएगी। कभी भी वस्तु इधर रखेंगे क्या? इधर वस्तु कभी नहीं रखेंगे। क्यों? कि दर्पण के पीछे यदि वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ स्पष्ट किया है कि उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी होता है। यदि प्रतिबिंब के स्थान पर हम वस्तु को रख दें तो फिर परावर्तन होगा ही नहीं, यानी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसलिए उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है। अब ये संयुग्मी फोकस की बात स्पष्ट हो गई। अब जानते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हमारी क्या है? प्यारे बच्चों, आपने गणित में पढ़ा होगा, गणित विषय के अंदर जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष बनते हैं बेटा। ये अगर हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। आपने देखा होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए हमारा चिन्ह परिपाटी क्या है? ये मूल बिंदु मानते हैं, याद होगा, थोड़ा सा उसको समझें। और इसके इधर हम कैसी चिन्ह लेते थे? धनात्मक। सीधे हाथ पर कैसे लेते हैं? धनात्मक। और इस रेखा पर जब हम इधर चलते हैं तो चिन्ह कैसा लेते थे? ऋणात्मक। ऐसे ही ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो चिन्ह कैसे लेते हैं बेटा? धनात्मक। और जब नीचे की तरफ आते हैं तो चिन्ह कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। ये बात मस्तिष्क में थोड़ा सा डाल लीजिए, और इसी के आधार पर यहाँ चिन्ह परिपाटी बनाई गई है। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए मुख्य बात क्या है वही भी दिमाग में डालिए कि दर्पण पर प्रकाश किरणें, क्या चीज़? दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यानी बाईं ओर से डाली जाती है। क्यों? कि दर्पण को हमेशा हम दाहिनी ओर बनाते हैं, जैसे ये हमारा दर्पण बना हुआ है बेटा, और किरणें किधर से पड़ेंगी? ये वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु किधर हो गई? दर्पण के बाईं ओर। तो हमेशा किरणें किधर से आएंगी? बाईं ओर से। कभी भी आपको चित्र बनाना है तो दर्पण को दाहिनी ओर बनाना है और वस्तु को कहाँ रखना है? बाईं ओर। ये भी नियम ध्यान रखने का है। दूसरी बात कि जितनी भी दूरियां हैं दर्पण के अंदर, वो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी? पहले तो मुख्य अक्ष पर नापी जाएंगी। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। सारी दूरियां कहाँ नापी जाएंगी? मुख्य अक्ष पर नापी जाएंगी। और कहाँ से नापी जाएंगी वो ध्यान दीजिए, इस दर्पण के ध्रुव से। ये जो ध्रुव है P, सारी दूरियां हम ध्रुव P से नापेंगे। अब इन दूरियों को नापते समय उनके चिन्ह क्या होने चाहिए वह स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस दर्पण में जो ध्रुव है हमारा, ये था हमारा अवतल दर्पण जिसमें ये हमारा ध्रुव था P। इस ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां, किधर की? बाईं ओर की सभी दूरियां। बाईं ओर कौन सी है? ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। देखो स्पष्ट किया, मैंने लिखा भी है, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी इस दर्पण में बाईं ओर ये जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी तीर के निशान की तरफ, वो सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कौन कौन सी दूरियां बाईं ओर हो सकती हैं उनको देखें। पहली दूरी समझें, वस्तु की दूरी।
वस्तु क्यों होगी? क्योंकि हमेशा वस्तु किधर रखी जाती है? बाईं ओर। यहाँ पे देखो बाईं ओर है, दर्पण का ये परावर्तक तल है अंदर का, तो ये इससे बाईं ओर ही रखी जाएंगी। तो बाईं ओर की दूरियाँ यानी वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? आपको याद होगा वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और ये दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। दूसरी बात, अवतल दर्पण के अंदर उसका फोकस कहाँ होगा? हमेशा बाईं ओर। इसलिए फोकस दूरी भी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। किसमें? अवतल दर्पण के अंदर। और इसी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से दाईं ओर अगर कोई भी दूरी ली जाएगी, ध्रुव से दाईं ओर, देखिए ध्रुव से अगर दाईं ओर कोई भी दूरी लेंगे हम इस तरफ को, तो वो कैसी दूरी होगी? धनात्मक। यानी इधर की सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी, और इधर की दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ये दो बातें यहाँ पे स्पष्ट होंगी मुख्य अक्ष पर। किस बिंदु से? यानी ध्रुव से। बड़ा सीधा इसको दोहरा लीजिए मन में कि इस बिंदु से मूल बिंदु, ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से इधर की दूरियां मुख्य अक्ष पर कोई भी नापी जाएगी, चाहे उसकी फोकस दूरी हो, चाहे उसकी वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब इधर बनना है तो उसकी दूरी हो, वो सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। और कैसी नापी जाएंगी? ऋणात्मक नापी जाएंगी। किस प्रकार नापी जाएंगी? इधर ऋणात्मक नापी जाएंगी। और इधर की दूरियां कैसी नापी जाएंगी? ये धनात्मक नापी जाएंगी। कहाँ से? मुख्य अक्ष पर। कहाँ से? ध्रुव से। ये धनात्मक नापी जाएंगी। तो ये हुई ध्रुव से बाईं ओर और दाहिनी ओर की दूरियों का स्पष्टीकरण। अब चलते हैं कि ध्रुव पर जब वस्तु रखी है तो वस्तु ऊपर की ओर रखी जाएगी या नीचे की ओर रखी जाएगी। देखिए ये ध्रुव से ये मुख्य अक्ष पर वस्तु कहाँ रखी है? ऊपर की ओर। तो बेटा अगर वस्तु की लंबाई नापनी है तो कैसी नापी जाएगी? अब आप इसी चित्र में अपना गौर से देखो तो ये ऊपर की जो दूरी थी वो कैसी थी हमारी? धनात्मक। ऊपर की दूरी हमारी कैसी थी? धनात्मक। तो ये वस्तु की लंबाई जो भी है कैसी नापी जाएगी? धनात्मक। अगर प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बन रहा है तो कैसे उसकी लंबाई कैसी नापी जाएगी? धनात्मक। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक नापी जाती हैं। और मुख्य अक्ष के नीचे, अब जैसे यहाँ प्रतिबिंब ये बनना है, नीचे की ओर बनना है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई कैसी नापी जाएगी? ऋणात्मक। यानी नीचे की दूरियां ये सभी कैसी नापी जाती हैं? ऋणात्मक। तो बहुत स्पष्ट है बेटा कि यहाँ पर ध्रुव को पकड़ लीजिए और ध्रुव के ऊपर के आएंगे तो दूरी कैसी हो गई? धनात्मक। नीचे आएंगे तो दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक। दाहिनी ओर जाएंगे तो दूरी कैसी हो गई? धनात्मक। और बाईं ओर जाएंगे तो दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक। ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। किसमें? अवतल दर्पण के अंदर। ये अवतल दर्पण में हमारी चिन्ह परिपाटी है। अब इस चिन्ह परिपाटी को और स्पष्ट करते हैं, आगे समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी है क्या। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, उसको मैंने यहाँ स्पष्ट किया है अलग अलग शब्दों में, जैसे आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब बनाने में और न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी होगी। पहला बिंदु जो अभी स्पष्ट किया कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, क्योंकि जब वस्तु बाईं ओर रखी है तो प्रकाश की किरणें भी बाईं ओर से ही आएंगी। सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ ही नापी जाती हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि दर्पण से वस्तु की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक, क्योंकि दर्पण की वस्तु की ओर ही आप दूरियां नाप रहे हैं, वो बाईं ओर है वस्तु, तो ऋणात्मक। तथा दर्पण से पीछे की दूरियां, पीछे का मतलब क्या हुआ? दाहिनी ओर की सभी दूरियां धनात्मक नापी जाती हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक ली जाती है। ये दोनों लंबाई नोट यहाँ पर मैंने दिया है, इस बिंदु को ध्यान करिए, ध्यान दीजिए। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f सदैव ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो दर्पण के पीछे होती है। दूसरी बात, बड़ी बात कि वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक ही ली जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है कि प्रतिबिंब यदि दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसकी दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब यदि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, तो वह दूरी कैसी होगी? प्रतिबिंब की ऋणात्मक होगी। इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने देखा कि गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी क्या है, इसे अच्छे से पूरा कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर सीखेंगे अच्छी तरह से। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।